हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सर्विसेज। आप लोगों को पता है ईसीएस पर 90 डेज प्लान चल रहा है यूपीपीसीएस 2021 को लेकर, और उसमें करेंटली प्रियांशु दुबे सर पॉलिटी टेकअप कर रहे हैं और हम उसके साथ ऑब्जेक्टिव उसके क्वेश्चंस लगाते चले जा रहे हैं। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिस जो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 3 पर। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से कितने आर्टिकल्स को इंक्लूड करता है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला 36 से लेके 51 तक, दूसरा 37 से लेके 52 तक, तीसरा 37 से लेके 51 तक, चौथा 36 से लेके 52 तक। आपको बताना है पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से कितने आर्टिकल्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपने लास्ट ईयर में देखा होगा, सिटीजनशिप को लेकर क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चंस हम उसी पैटर्न पे बना रहे हैं जिस पैटर्न पे हम लोग सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आ सकते हैं। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, 36 से लेके 51 तक। आपको पता है पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है जो कि है 1 से लेके 4 तक, पार्ट 2 सिटीजनशिप जो कि है 5 से लेके 11 तक, पार्ट 3 जो कि है फंडामेंटल राइट्स जो कि है 12 से लेके 35 तक, और पार्ट 4 जो कि है हमारा डीपीएसपी जो कि है 36 से लेके 51 तक, और पार्ट 4A जो कि है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, ये है 51A में, जिसके अंदर हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एज ऑफ नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा संविधान में ऐड किया गया। ऑप्शन 2, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन फंडामेंटल ड्यूटीज में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई। तीसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो एनफोर्सेबल होती है नेचर से। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सही है। सही ऑप्शन है ए, 1 एंड 2। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे संविधान में संशोधन किए गए, और इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। जब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया तब ये 10 थी नंबर में। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई, और करेंटली संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज किसी भी तरीके से एनफोर्सेबल नहीं होती, यानी कि किसी भी तरीके से कोई भी कोर्ट इनको एनफोर्स नहीं कर सकता सिटीजन्स के ऊपर। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन है ए, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3, आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही है। पहला, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिशिएबल होते हैं नेचर में, दैट इज दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। अगर किसी भी तरीके से इनका उल्लंघन किया जाए फंडामेंटल राइट्स का तो कोर्ट्स उनको एनफोर्स करा सकते हैं। ऑप्शन 2, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, उनको उनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ऑप्शन 3, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सेक्रोसेंक्ट नहीं है, यानी कि परमानेंट नहीं है, हमेशा नहीं रहेंगे नेचर में, और इनको कभी भी कर्टेल किया जा सकता है या रिपील किया जा सकता है। पार्लियामेंट इनको हटा सकती है या इनको रोक सकती है, कम कर सकती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। आपको बताना है इनमें से फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला देख लेते हैं कि दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 32 कहता है, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये कहता है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उनका एनफोर्समेंट कराने के लिए, और आर्टिकल 226 हमें इन्हीं फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट जाने की आजादी देता है। तो पहला एकदम सही है कि ये जस्टिशिएबल है, कोर्ट इन्हें एनफोर्स करा सकता है अगर इनका वायलेशन होता है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है एंड दे आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है इसका एक उदाहरण ये है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स
कर्टेल कर दिए जाते हैं, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 हमेशा वैलिड रहता है। ऑप्शन 3, दे आर नॉट सेक्रोसेंट, मतलब ये परमानेंट नहीं है और इनको कर्टेल या रिपील किया जा सकता है, इनको कम किया जा सकता है या इनको हटाया भी जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें 7वां था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और लीगल राइट है, बट किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट नहीं है। तो तीसरा भी ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन हो गया इसका डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला, जो वोटिंग एज है वो 18 साल कर दी गई 21 साल से घटाकर बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा, आर्टिकल 365 कहता है कि राज्य में स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है किस ग्राउंड पे, कि अगर उस राज्य में सेंटर के डायरेक्शंस का उल्लंघन किया जाए, सेंटर के डायरेक्शंस का पालन नहीं किया जाए, तो राज्य में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जा सकता है और ये आर्टिकल 365 में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आपकी गलती करने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है उसमें हम लोग हमेशा यही याद रखते हैं कि आर्टिकल 356 ही प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करता है तो वो किस किस उसमें बात करता है कि किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है उसका ब्रेकडाउन हो जाए, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पालन नहीं हो रहा हो, उसके अलावा वहां पर जो पॉलिटिक्स है वो चल रही हो, तो 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल लगता है। लेकिन जब अगर सेंटर ने कोई डायरेक्शन दी है स्टेट को और वो स्टेट वो सेंटर के डायरेक्शन मानने को तैयार नहीं है या नहीं मानती है, तो सेंटर उसमें आर्टिकल 365 के अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी लागू कर सकती है। तो यही ऑप्शन एकदम सही है। और वोटिंग एज पहले 21 साल थी, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसको 18 साल कर दिया गया था। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जो कि 9B है उसको ऐड किया गया, जिसका टाइटल था कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 19 के अंतर्गत। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में सही हैं। तीनों ही कथन सही हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिया गया। इस एक्ट के द्वारा पार्ट 9B कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसका टाइटल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इस एक्ट के द्वारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का एक फंडामेंटल राइट है, इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया और ये आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है। और इसके अलावा इसके जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके द्वारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनको डीपीएसपी में भी ऐड करा गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि डीपीएसपी में किस आर्टिकल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जिक्र किया गया है। तो इस क्वेश्चन में तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है पार्ट 10 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से किससे डील करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, बी, जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस हैं उनको मेंशन करता है पार्ट 10, या ऑप्शन सी, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी व्यापार है, जो भी ट्रेड से रिलेटेड जो भी वो है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपको बताना है कि क्या ये पार्ट 10 मेंशन करता है या फिर जो स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं किन्हीं सर्टेन क्लासेस को, वो पार्ट 10 में मेंशन है। आपको बताना है पार्ट 10 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से किस चीज को मेंशन करता है। सही ऑप्शन है ए, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इनको पार्ट 10 में दिया गया है। जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं ये पार्ट 11 में मेंशन है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, 1 और 11, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस। ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये पार्ट 13 में है।
इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? ट्रेड में ही तेरा आ रहा है, और स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस ये पार्ट 16 में है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? हर जगह आप देख लीजिएगा, जो भी स्पेशल प्रोविजंस हैं क्लासेस को लेकर, हमारा आर्टिकल 16 क्या बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस के लिए, सर्टेन क्लासेस के लिए। ऐसे ही जो हमारा पार्ट 16 है वो बात करता है स्पेशल क्लासेस, जो सर्टेन क्लासेस हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं। और ऐसे ही डीपीएसपी में हमारा आर्टिकल 46 है, जो कि फिर से स्पेशल क्लासेस के लिए, जो सर्टेन क्लासेस हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। तो इसका आंसर सही क्या है? ए, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है, जो हम कहते हैं कि आर्टिकल 368 में मेंशन है, आपको बताना है ये किस पार्ट के अंतर्गत आता है? पार्ट 18, पार्ट 19, पार्ट 20 या फिर पार्ट 21? सही आंसर है ऑप्शन सी, पार्ट 20। पार्ट 20 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 368 को मेंशन करता है। ये इसमें लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है, जिसमें हमारी आते हैं 352, 356 और 360, तीन मेन इमरजेंसीज हमारी, जो कि है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो पार्ट 19 है वो मिसलेनियस प्रोविजंस रखता है। पार्ट 20 अमेंडमेंट प्रोसीजर और पार्ट 21 जो टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस हैं, जो कि आप 371 आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ते हैं, अलग अलग स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन जो किए गए हैं, वो पार्ट 21 में मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही सम्मिलित हैं? पहला, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। दूसरा, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तीसरा, आर्टिकल 50 जुडिशरी के एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन की बात करता है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो तीनों ही कथन सही हैं। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की ही बात करता है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, कैसे याद करेंगे? 44 दोनों नंबर सेम है, यूनिफॉर्म है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 50 मतलब 50-50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, 50-50 किसका? जेई का, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इसका आंसर हो गया डी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन से सही सम्मिलित हैं? पहला, फोर्थ शेड्यूल जो है वो राज्यसभा में सीट्स के एलोकेशन की बात करता है। जो 8th शेड्यूल है वो लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है उनकी बात करता है। और जो 10th शेड्यूल है उसमें प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स डिफेक्शन के आधार पर इसकी बात करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से जो कथन है वो सही सम्मिलित हैं। तो तीनों ही कथन सही सम्मिलित हैं। जो 4th शेड्यूल है ये एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करता है राज्यसभा में। जो 8th शेड्यूल है वो लैंग्वेजेस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें कि अभी 22 लैंग्वेजेस हैं। और जो 10th शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी बात करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? डी, 1, 2 एंड 3, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसकी ट्रिक सर ने बताई है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसमें सारे आर्टिकल्स आपके कवर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही सम्मिलित हैं। पहला, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया गया। जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रावधान जो है वो उसके आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही सम्मिलित हैं। तीनों ही सही सम्मिलित हैं। जो जुडिशियल रिव्यू है ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और जो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो तीनों ही कथन सही हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, 1, 2 एंड 3।
इसी के साथ आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे समाप्त होते हैं। चैप्टर 3 हमारा कवर हो गया ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा। और आप एक बार चैप्टर 3 अब लक्ष्मीकांत से खोल के देखिएगा, और अगर आपने पहले नहीं देखा है तो, और आपको लगेगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट मेजर क्वेश्चंस बन सकते हैं उस चैप्टर से हमने सारे कवर किए हैं। अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।